कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों के बाद अब राजधानी श्रीनगर ने भी मौसम की पहली बर्फबारी देख ली है। यहाँ सड़कों पर बर्फ की सफेद परत जम गई और सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना जताई थी और जैसे ही सुबह हुई श्रीनगर में बर्फ गिरने लगी। पहाड़ी इलाकों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू हुई है। इस वक्त हम श्रीनगर में खड़े हैं, श्रीनगर के मेन राजबाग इलाके में। यहाँ पर भी आप देखिए पिछले 1 घंटे से जो है लगातार बर्फबारी हो रही है। कुछ घंटों की बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कें सफेद हो गयी। घरों की छत बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी। इस दौरान जो गाड़ियां सड़कों से गुजर रही थी उन पर भी बर्फ जमी हुई नजर आई। बेशक बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन सीजन की पहली बर्फबारी ने श्रीनगर में ठहरे सैलानियों के चेहरों पर खुशी ला दी है। और अभी ये वाला जो सरप्राइजिंग स्नोफॉल है ना, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत, हम लोग बहुत खुश हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई और 25 उड़ानें भी बर्फबारी की वजह से रद्द करनी पड़ी। इसी के साथ ही जम्मू में भी बर्फबारी हुई है। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं ने ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने आस्था के दरबार में भेंट पहुंचाई हो। वहीं रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा। चट्टान खिसकी और तभी अचानक बोल्डर सड़क पर गिरने लगे। खतरे को देखते हुए वाहनों की आवाजाही के लिए नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जनवरी से फिर कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू होगी और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज होगी। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सुबह एवलांच आ गया और पहाड़ की ढलान से अचानक बर्फ की मोटी परत गिरने लगी, जो दिखने में किसी झरने की तरह बहती नजर आई। जिस वक्त किश्तवाड़ में ये एवलांच आया तब सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। नाला ग्लेशियर आ रहा है। अचानक पहाड़ की ऊंचाई से बहुत सारी बर्फ एक साथ तेज रफ्तार में नीचे की तरफ आने लगी। सामने आई तस्वीरें भी वहां मौजूद किसी स्थानीय ने मोबाइल से रिकॉर्ड की। बर्फ इतनी तेजी से नीचे आ रही थी कि अपनी जद में आने वाली किसी भी चीज को तबाह कर दे। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से जगह जगह एवलांच हो रहे हैं और पर्वतीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर जिले में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं और जो पेड़ हैं वो उनमें भीषण बर्फ जो है जमा हुई है। और इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी कश्मीर घाटी में जितने भी एवलांच प्रोन एरियाज हैं वहां पर एवलांच वार्निंग जो है इशू की है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। 3 दिन में कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 3 एवलांच आ चुके हैं, लिहाजा हादसे से बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तो ऐसी बर्फबारी हुई है कि तस्वीरें देखकर लगेगा मानो पूरा इलाका बादलों में बस गया हो। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। आलम ये था कि हर तरफ नजर घुमाने पर भी बर्फ के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। नारकंडा कुदरत की नायाब तस्वीर बना हुआ था, जहां हर कतरे पर बर्फ का कब्जा था। पहाड़ों की ढलान से लेकर चीड़ के पेड़ों की नुकीली डालियों तक बर्फ जमी हुई थी और मकानों की छतें ऐसी दिख रही थी जैसे बर्फ से ही बनाई गई हैं। शिमला के अलावा कुल्लू में भी आज बर्फ गिरी, जिसने पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। बर्फ की परत ने जैसे पूरे इलाके को थाम कर रख दिया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी ने दस्तक दी। सिरमौर के किसान और बागबानों के लिए आज की सुबह किसी तोहफे से कम नहीं थी। बर्फबारी ने पूरे इलाके को जब्त कर लिया। घर मकानों के साथ साथ गाड़ियां भी बर्फ से ढककर सफेद नजर आई। हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के ऊपरी जिलों में भी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग सेंटर औली में भी लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई है। जोशीमठ और चमोली के पहाड़ बर्फ से ढकना शुरू हो गए हैं और अगले कुछ दिन यहाँ की तस्वीर ऐसी ही दिखाई देने वाली है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, जिसका असर 1-2 दिन में मैदानी इलाकों में भी दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 1-2 दिन में दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहीं राजस्थान के अलवर, चुरू और माउंट आबू जैसे शहरों में तापमान 0 के नीचे यानी कि माइनस में भी जाने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी से 18 जनवरी तक मैदानी इलाकों में शीतलहर का तगड़ा प्रकोप रहेगा।
इस शीतलहर का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखने को मिलेगा। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बर्फबारी की खबरों को गलत बताते हुए इसे कोरी अफवाह करार दिया। कल से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा, तो जो उत्तरी हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, वहां से जब चलेंगी तो ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर को काफी ज्यादा गिरा देंगी। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले परेड की रिहर्सल शुरू हो गई। कर्तव्य पथ पर कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर के मौसम में सेना के अलग अलग बैंड्स ने प्रैक्टिस की। रिकॉर्ड ठंड के बावजूद परेड की रिहर्सल के लिए जवान पूरे जोश में नजर आए और अलग अलग रेजिमेंट्स ने गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास किया। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर सेना के जवानों ने परेड की रिहर्सल भी की और एक साथ कदम ताल करते दिखे। यही नहीं, विजय चौक से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। यहाँ भी सेना के बैंड ने रिपब्लिक डे पर बजाई जाने वाली धुन की प्रैक्टिस की। जबकि जवानों ने परेड का अभ्यास भी किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 15 जनवरी से कर्तव्य पथ को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा और 17 जनवरी से फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी कार्यालय से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर और निजी दफ्तर से कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद होने की खबरों ने खलबली मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गोपनीय दस्तावेज उस समय के हैं जब जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के उपराष्ट्रपति थे। अमेरिका के अलाबामा में टोर्नेडो ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई घर बर्बाद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने राज्य के कुछ शहरों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना की एक टुकड़ी स्पेन में ट्रेनिंग कर रही है। रूस के हमलों का जवाब देने के लिए स्पेन ने यूक्रेन को 6 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए हैं और इन सिस्टम को चलाने के लिए 200 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन में आइस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले 3 साल में ये आयोजन नहीं किया जा सका था। कोरोना नियमों में ढील के बाद कई लोग इस फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की बढ़ती आहट के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने टाल ठोककर चुनौती देनी शुरू कर दी। ओवैसी के निशाने पर खास तौर पर RSS और बीजेपी रहे। और हैदराबाद की जनसभा में जब उन्होंने जनता का दिल जीतने के लिए तकरीर की शुरुआत की तो उन्हें RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान याद आ गया। मोहन भागवत और RSS वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। बीते दिनों मोहन भागवत ने मुसलमानों से खुद को सबसे ऊपर समझने की मानसिकता छोड़ने की जो अपील की तो ओवैसी उखड़ गए। देश के हर नागरिक को बराबर समझने की ये अपील ओवैसी को इतनी नागवार गुजरी कि वो चुनावी जीत के लिए मुसलमानों के साथ एक नए समीकरण बनाने के संकेत देने लगे। अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहाँ पर? ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये RSS वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है। असल में बीते कुछ चुनावों में तेलंगाना में जिस तरह बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, उसमें ओवैसी को नए समीकरण और वोटों के ध्रुवीकरण से अपने लिए बेहतर संभावनाएं दिखने लगी। यही वजह रही कि उन्होंने बीजेपी और RSS पर हमले की धार तेज कर दी और उनकी जुबान पर बार बार बीजेपी, RSS, मोहन भागवत और इस्लाम आने लगे। हमारे मुंह को मत लगो। आप अगर मुसलमानों के बारे में कहेंगे, गलत बात कहेंगे, यानी मैं मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं। मुझे मोहन भागवत RSS वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके बाद ओवैसी धीरे से अपने मतलब की बात पर आ गए। मोदी से मुकाबला, अब जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना। लबो लुआब ये कि तेलंगाना हो या देश, बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो ओवैसी ही हैं।